तालिका के लिए हम लोग बात करें तो एनालिटिकल मेथड से पिछले दिन हम लोग निकाले थे क्या कि इसका जो चुंबकीय क्षेत्र बी इनसाइड होगा एक्सिस पे, ये कितना म्यू नॉट एन आई पे। अब देखिए कि इसमें एन क्या है, तो प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या कितनी होती है, और आई क्या है, विद्युत धारा है, म्यू नॉट क्या है, एक कांस्टेंट है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि हम आपको पहला लाइन क्या बोले थे कि कोई भी जो परिनालिका होता है वो एक सामान्य चुंबक, छड़ चुंबक के जैसे बिहेव करता है, जिसको अगर हम स्वतंत्र रूप से लटका देते हैं तो स्वतंत्र रूप से लटका देने के बाद वो उत्तर दक्षिण दिशा में घूम जाती है, मतलब क्या, छड़ चुंबक के जैसे बिहेव करता है। अब जरा सा सोचो कि कोई एक परिनालिका जिसके फेरे एक दूसरे के दूर दूर हो, तो फेरे दूर दूर होंगे मतलब एन का मान क्या होगा, कम होगा। प्रति इकाई लंबाई में कम फेरे होंगे, एन का मान कम होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र भी कैसी होगी, कम होगी। अगर हम फेरे को बहुत नजदीक नजदीक लगाएं, बहुत टाइटली लगाएं नजदीक नजदीक, तो एन का मान क्या होगा, अधिक होगा। एन का मान अधिक होगा मतलब अंदर चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, अधिक होगा। दूसरी बात क्या कि अगर विद्युत धारा हम कम प्रवाहित करें तो चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होगी, और अगर धारा का मान हम अधिक रखें तो बी का मान भी क्या होगा, अधिक होगा। तो ये चीज आपसे पूछा जा सकता है क्या कि परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो केवल आपको दो बात याद रखना है कि प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या अगर अधिक होगी तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, अधिक होगा, और प्रति इकाई लंबाई में अगर फेरों की संख्या कम होगी तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा। दूसरा बात कि विद्युत धारा अगर परिनालिका से कम प्रवाहित हो रही है तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, कम, और अधिक धारा प्रवाहित हो रही है, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र भी अधिक। मैं बोला था कि आदर्श परिनालिका का केस, तो आदर्श परिनालिका का मतलब हम लोग क्या मानते हैं कि एक ऐसा परिनालिका जो अनंत लंबाई का हो। फिर अनंत लंबाई का मतलब कभी ये नहीं समझना है कि सात समंदर पार वाली बात है ना, बहुत सात्विक टाइप का ये गाना है, सुनना कभी ध्यान से, ठीक ना। चलो, तो आज भाई हम लोग आदर्श परिनालिका के कारण बात करेंगे क्या कि आदर्श धारावाही परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, और इसमें जो हम लोग उपयोग करेंगे, इसमें हम लोग उपयोग करेंगे किस चीज का, एम्पियर के परिपथीय नियम का। किसका, एम्पियर्स सर्किटल लॉ का। इसमें हम लोग यूज करेंगे किस चीज का, एम्पियर्स सर्किटल लॉ का, और इसके कारण हम निकालेंगे क्या चीज, अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। बहुत ही आसान है, एकदम ध्यान से आप लोग देखिएगा। अब इस अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र निकालने से पहले आपको कुछ बातों को मानना पड़ेगा, जिसमें पहला बात ये कि आदर्श परिनालिका का मतलब क्या होता है कि ये कितने लंबाई की होगी, अनंत लंबाई की। अनंत लंबाई का मतलब क्या हुआ कि इसकी लंबाई त्रिज्या के अपेक्षाकृत क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, मतलब परिनालिका की त्रिज्या इसके लंबाई के सामने में क्या होगी, बहुत छोटी। अगली बात ये कि परिनालिका के अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग समानांतर सीधी रेखाओं के द्वारा निरूपित करते हैं, जिनके बीच की दूरी क्या हो, एक समान। बात समझ में आ रहा है, जिनके बीच की दूरी क्या हो, एक समान हो। तीसरी बात कि परिनालिका के बाहर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता, परिनालिका के बाहर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता, और आदर्श परिनालिका में जो फेरे लगाए जाते हैं वो एक दूसरे के बहुत ही करीब होते हैं। इतना बात हम लोगों को मान के चलना है परिनालिका के बारे में। बात समझ में आ रहा है। अब ध्यान देना कि अगर कोई आदर्श परिनालिका होगा, अगर कोई आदर्श परिनालिका होगा, तो मैं एक परिनालिका का एजम्पशन लेता हूं। ये परिनालिका जरा सा देखना कि आदर्श मान के चलेंगे, बनाएंगे तो हम काम चलो, लेकिन इसको मान के चलना है क्या कि ये आदर्श परिनालिका है, ये आदर्श परिनालिका, ये मान के चलना है कि इसकी लंबाई बहुत ज्यादा है इसके त्रिज्या के सामने में। बात समझ में आ रही है। आप देखिए कि अगर इस परिनालिका से हम लोग इधर धारा निकाल देंगे, आई प्रवाहित करा देंगे, तो ये धारा घूमते 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 यहीं से कहीं से धारा क्या होगी, बाहर आ जाएगी, है ना। और इस बीच में ये एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करेगा। जो चुंबकीय क्षेत्र का दिशा मैं आपको कल बताया था राइट हैंड थंब रूल से, कि देखो बेटा कि अगर इसमें विद्युत धारा यहां से अंदर जा रही है तो ऐसे जाएगी, यहां से बाहर निकलेगी, और फिर घूम के यहां से कहां जाएगी, मतलब धारा ऐसे आ रही है और ऐसे जा रही है, तो इस पॉइंट पे धारा का दिशा नीचे की तरफ है, तो चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, इस दिशा में। हम लोग माने क्या है कि अनंत लंबाई के परिनालिका में जो चुंबकीय क्षेत्र है वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। जिस एक समान चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग एक समानांतर
सीधी रेखाओं के द्वारा क्या करते हैं, निरूपित करते हैं, जिनके बीच की दूरी क्या हो, एक समान हो। जिनके बीच की दूरी क्या हो, एक समान हो। जिनके बीच की दूरी क्या हो, एक समान हो, ध्यान देना, जिनके बीच की दूरी एक समान हो। तो ये ऐसा हम चुंबकीय क्षेत्र मान रहे हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र आपके परिनालिका के अंदर में है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, जिसको समानांतर रेखाओं के द्वारा दिखाया गया है। और समानांतर रेखा के द्वारा जब दिखाया गया है तो इन समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी भी क्या है, एक समान। मतलब चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर कैसा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। अब देखो कि एम्पियर का परिपथीय नियम लगाना है तुमको। तो एम्पियर का जब परिपथीय नियम लगाना है भैया, तो एम्पियर का परिपथीय नियम लगाने के लिए आपको सबसे पहले चयन करना होता है एक एम्पियर लूप का। सबसे पहले क्या चयन करना होता है, एक एम्पियर लूप का। तो देखिए कि इसमें जो हम लोग एम्पियर लूप चयन करने वाले हैं, ये एम्पियर लूप एक रेक्टेंगुलर एम्पियर लूप होगा। ये ऐसा जो इसके ठीक अक्ष से पास करे और एक रेक्टेंगुलर हो, ऐसा हो, रेक्टेंगुलर हो, स्क्वायर भी चुन सकते हो, कोई बात नहीं है, ठीक ना। तो रेक्टेंगुलर एम्पियर्स लूप हम लोग चुने, जिसको लूप के बारे में हम लोग कहते क्या हैं कि ये इसके अक्ष के जो है तो सिमेट्रिक होना चाहिए। तो तुम देखो कि अक्ष से ये एम्पियर लूप सिमेट्रिक हो जाएगा, है ना, धारावाही चालक से, क्योंकि धारावाही चालक का ये बीच में पोर्शन आ जाएगा, ये नीचे ये ऊपर, ठीक है। अब जरा सा ध्यान से देखना कि अगर हम इस एम्पियर्स लूप का लंबाई मान लें L, इसका लंबाई मान लें L और चौड़ाई कुछ भी मान लीजिए आप B, तो ये भी B हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। और इस एम्पियर लूप का हम एक दिशा निर्धारित कर लेते हैं अपने मन से। कोई भी दिशा मान लो, दिशा अगर उल्टा मानोगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान नेगेटिव आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो मान लो कि हम इसका दिशा मान लेते हैं क्या, ऐसे। इस लूप का एक हम डायरेक्शन क्या किए, फिक्स कर दी, ठीक ना। इस लूप का क्या किया, हम एक डायरेक्शन फिक्स कर ली। अब आप जरा सा ध्यान दीजिएगा कि इस लूप में आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो लूप है, मान लो कि स्प्रिंग का एक ऐसा पोर्शन गया है लूप का, तो ये जो मैंने एम्पियर लूप चुना है वो ऐसा एक खड़ा सा लूप है, जिससे होकर के एक ही धारा पास करेगा। जिससे होकर के कितना धारा पास करना है, एक ही तार पास करेगा। ये दिख रहा है डायग्राम में आपको ऐसे कि अगर स्प्रिंग ऐसे ऐसे जाएगा ना, तो आप सोचिए कि एक हम ब्लेड लें और स्प्रिंग के बीच में घुसा दें, एक ब्लेड लें और स्प्रिंग के बीच में घुसा दे, तो एक फेरा इधर से जाएगा और एक फेरा इधर से निकल आएगा। एक से ज्यादा फेरा इसके अंदर में नहीं जाना है। तो ये एम्पियर लूप से एक ही फेरा पास कर रहा है। बात समझ में आ रहा है। अब देखो ध्यान से कि अगर हमको बेटा एम्पियर लूप्स लगाना है तो एम्पियर्स सर्किटल लॉ क्या कहता है, एम्पियर्स सर्किटल लॉ कहता है क्या, एम्पियर्स सर्किटल लॉ कहता है क्या कि एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL जो होगा वो किसके बराबर में, म्यू नॉट टाइम्स I इनसाइड के बराबर में। यही कहता है एम्पियर सर्किटल लॉ। अब देखिएगा कि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं पूरा क्लोज लूप के लिए, पूरा क्या, क्लोज लूप के लिए। और इस क्लोज लूप का नाम हम लोग रख लेते हैं कुछ भी, इसका नाम रख लो यहाँ A B C और कितना D। ये क्लोज लूप का नाम क्या रख लिए, ABCD। मतलब इसको जो हमें इंटीग्रेट करना है, इसको करना है कहां से, ABCD A तक क्लोज लूप बनाना है। मतलब A से शुरू करेंगे B तक, B से C तक, C से D तक और D से A तक। हर जगह पर मेरी लूप की डायरेक्शन फिक्स है और चुंबकीय क्षेत्र का भी डायरेक्शन फिक्स है कि ये एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में है। और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में ये भी बात पता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, मतलब B का मान क्या होगा, कांस्टेंट होगा। आप देखिए इस ABCD A क्लोज लूप को, ये तो लाइन है, तो इस लाइन को हम क्या करें, इस ABCD A लूप को 4 भाग में तोड़ दें। एक भाग में हम A से B तक लें, दूसरे में B से C तक लें, तीसरे में C से D तक लें और फिर D से A तक लें, क्लोज लूप बन जाएगा। तो इसी इंटीग्रेशन को तुम ये बताओ कि इसी इंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन AB B डॉट DL लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, प्लस इंटीग्रेशन BC B डॉट DL लिख सकते हैं कि नहीं, प्लस इंटीग्रेशन CD B डॉट DL लिख सकते हैं कि नहीं, B डॉट DL लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिएगा कि यहां पर CD तक लिख लिए, 1 2 3 AB BC CD और DA, प्लस इंटीग्रेशन D से लेकर के A तक B डॉट DL लिखेंगे कि नहीं। और इसको कितने के बराबर में, म्यू नॉट टाइम्स
आई इनसाइड के बराबर में। आपको पता है कि इस लूप से होकर के आई धारा बह रही है और एम्पियर्स लूप से होकर के एक ही करंट पास कर रहा है। इसका मतलब सिंपल सा बात है कि अगर हम लोग आई इनसाइड का बात करेंगे तो आई इनसाइड जो हो जाएगा अपना वो किसके बराबर में, आई के बराबर में। क्लियर है इतनी बात है। अब ध्यान देना कि बी डॉट डीएल ए से बी तक के लिए तुम देखो कि ए से बी तक में तुम्हारे लूप का डायरेक्शन है ऐसा, लेकिन ये ए बी पोर्शन जो है सो इसके बाहर है, इस सोलेनाइड के बाहर है। और हम लोगों ने माना क्या है भैया कि बाहर में जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है वो कितना होता है, 0, कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता। तो ए से बी तक के लिए अगर आप बात करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल का, ए से बी तक में अगर आप बात करेंगे क्या, इंटीग्रेशन ए से बी तक बी डॉट डीएल का, इंटीग्रेशन ए बी बी डॉट डीएल का, तो ये बराबर हो जाएगा कितने के, कारण क्या है कि बी आउटसाइड जो है, बी आउटसाइड ये कितना है, 0 है, बाहर में कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। बात समझ में आ गया। क्योंकि ए बी लाइन देखो कि इस लूप के बाहर चला गया, लूप के बाहर चला गया भाई, तो बाहर कोई चुंबकीय क्षेत्र ही नहीं है, तो चुंबकीय क्षेत्र नहीं है तो इसके कारण जो है सो किसी तरह का मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा। दूसरा लूप आप लीजिए इंटीग्रेशन बी से सी तक बी डॉट डीएल का, बी से सी तक कितना, बी डॉट डीएल का। तो आप देखिए कि बी से सी तक लीजिएगा तो ऊपर के आधे में तो चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, लेकिन नीचे के आधे में है, तो ऊपर के आधे में चुंबकीय क्षेत्र नहीं है तो ऐसे ही 0 हो गया। और नीचे के आधे में तुम देखो कि इसका डायरेक्शन जो है तो ये है तुम्हारा बी और सी, और तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र जो है ये ऐसे है, दोनों के बीच का एंगल है कितना, 90 डिग्री का। तो अगर यहां पर तुम लिखोगे इंटीग्रेशन बी डीएल कॉस 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तीसरा देखो सी डी का, इंटीग्रेशन सी डी से बी डॉट कितने का, डीएल का। तो बी डॉट डीएल सी से डी तक में देखो कि लूप इस डायरेक्शन में है, लूप है कैसे भैया, ऐसे, ये है सी ये है डी, और चुंबकीय क्षेत्र भी इसी डायरेक्शन में है बी, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। और सारा का सारा लूप सोलेनॉइड के अंदर में है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र होगा और एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा तो इसको हम लोग लिखेंगे कितना, इंटीग्रेशन बी डीएल कॉस कितना डिग्री, 0 डिग्री, ये हो जाएगा किसके बराबर में, इंटीग्रेशन बी डीएल के बराबर में। और अंदर में चूंकि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, बी को बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल लगाएंगे, और यही जो है सो क्या हो जाएगा, अंदर में चुंबकीय क्षेत्र। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। और फिर देखो डी से ए तक के लिए, डी से ए तक के लिए जब देखोगे इंटीग्रेशन डी से ए तक के लिए, तो फिर आ जाएगा कितना, बी डॉट डीएल। आप देखिए कि डी से ए आप जो आए हैं वो ऐसे आए हैं डी से ए तक, ठीक ना। आप देखिए ध्यान से कि डी से ए तक, ऊपर ए नीचे डी, ए से डी के तरफ आए हैं, तो ऊपर ए नीचे डी, ए से डी के तरफ आए हैं, और चुंबकीय क्षेत्र आपका ऐसे है बी। अभी भी थीटा कितना है दोनों के बीच का, 90 डिग्री। तो थीटा जब 90 डिग्री होगा तो सीधे क्या लिखेंगे, बी डॉट डीएल का वैल्यू 0। अब देखो कि अपने पास है क्या भाई, तो अपने पास है क्या चीज, तो अपने पास जो चीज है वो है इंटीग्रेशन ए टू बी बी डॉट डीएल प्लस इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल कहां से कहां तक, बी से सी तक, प्लस इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल कहां से कहां तक, सी से डी तक, और प्लस इंटीग्रेशन डी से फिर से ए तक कितना, बी डॉट डीएल, और ये बराबर है कितना, म्यू नॉट, और आई इनसाइड की जगह पर कितना, आई के बराबर में। अब ध्यान दीजिएगा कि ए से बी तक में बी डॉट डीएल का वैल्यू कितना निकाले हैं, 0, बी से सी तक में भी कितना, सी से डी तक में निकाले हैं बी डीएल, ठीक ना। मतलब ये 0 प्लस ये भी 0 प्लस ये बी टाइम्स इंटीग्रेशन कितना, डीएल, और बराबर बराबर ये कितना है तुम्हारा, ये भी कितना, 0, लास्ट वाला भी कितना आया है, 0, और ये बराबर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई के बराबर। बात समझ में आ रही है। अब आप देखिएगा कि यहां पर हमको मिला क्या, b टाइम्स इंटीग्रेशन dl बराबर
बी टाइम्स इंटीग्रेशन डीएल बराबर कितना, म्यू नॉट आई। अब बात उठता है किस चीज का, कि इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कितना होगा, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कितना होगा। तो देखो कि तुमको सोलेनॉइड के बारे में एक चीज निश्चित रूप से दिया हुआ रहेगा, एक चीज तुमको निश्चित रूप से दिया हुआ होगा, क्या, कि प्रति इकाई लंबाई में, प्रति इकाई लंबाई में जो है सो फेरों की संख्या कितनी है। बात समझ में आ रहा है। तो प्रति इकाई लंबाई में जब आपको फेरों की संख्या दी हुई रहेगी तो ये चीज आपको निकालना रहेगा। अब देखिए कि मान लीजिए कि यहां से जो चीजें हैं इसमें सोलेनॉइड से करंट ऐसे जा रही है जा रही है जा रही है, इसका लंबाई है कितना, पूरा एल, और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल जब आप लीजिएगा तो डी से सी तक का ये पूरा लेंथ हो जाएगा, डी से सी तक का कितना हो जाएगा, पूरा लेंथ हो जाएगा। तो अब देखिए कि आपको क्या कह रहा है, आपको क्या कह रहा है कि एक लंबाई में कितने फेरे हैं, एन फेरे हैं, तो हमको एक फेरा के लिए बात करना है। तो अगर एन फेरा में एक लंबाई है तो एक फेरा में कितना हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। तो बात कर रही है अगर एल फेरे के बराबर में, तो एल लंबाई से एक फेरा निकल रहा है, इसका मतलब कितना, 1/n फेरा निकलेगा, है ना। अब देखो ध्यान से कि अगर हम यहां से लिखें b इंटू एल इक्वल टू कितना, म्यू नॉट आई लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कितना हो जाएगा, एल के बराबर में। अब देखो कि ये जो हम एम्पियर सर्किटल लूप लेते हैं ये अपना मनगढ़ंत कहानी होता है, हम अपने मन से लेते हैं, है ना। ये हमको किसी ने कहा नहीं है लेने के लिए, हम अपने मन से लेंगे और हम अपने सुविधा के मुताबिक लेंगे। तो ये आप कितना बड़ा लेंगे ये आपको सवाल में दिया हुआ नहीं रहेगा। इस सोलेनाइड का ये कितना बड़ा आप एम्पियर लूप लें ये आपको गिवन नहीं रहेगा। इसके पद में आपको लिखना रहेगा किस चीज को, कि जो दिया हुआ है। तो दिया हुआ है केवल आपको 2-3 चीज, कि ये अनंत लंबाई का है, ये दिया हुआ है, इसका त्रिज्या जो है वो नगण्य है, ये आपको दिया हुआ है, और दूसरा चीज आपको ये दिया हुआ रहेगा कि इसमें प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है। तो अब ध्यान दीजिएगा कि प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या दी हुई रहेगी, मान लीजिए n है, n फेरों की संख्या दी हुई रहेगी। तो हम ये माने हैं कि इस पूरे एम्पियर लूप से कितना फेरा निकल रहा है, एक ही फेरा निकल रहा है। तो l लेंथ से जो है तो कितना फेरा निकल रहा है, एक फेरा। तो एक लेंथ से कितना निकलेगा, 1/l, है ना। तो आप देखिए यहां से कि हम ये चीज पढ़े हैं क्या, कि एक एल लेंथ से जो है एल लंबाई से एक फेरा केवल गुजर रहा है। तो एक लंबाई से कितना फेरा गुजरेगा, एक लंबाई से कितना फेरा गुजरेगा, और एक लंबाई से जितना फेरा गुजरता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, एन। आपको क्या बोले कि एल लंबाई से केवल एक फेरा गुजर रहा है इसीलिए आई इनसाइड आई लिए। तो एक लंबाई से कितना गुजरेगा, 1/l फेरा, और इसी एक लंबाई से जितना फेरा गुजरता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए कि b इक्वल टू जो लिखेंगे कितना लिखेंगे, म्यू नॉट I/l, और इस 1/l के जगह पर आप n लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो यहीं से जो आपका ये चीज हो जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट I और इंटू 1/l को कितना लिखिएगा, और फाइनली निकल के क्या आएगा, b इक्वल टू म्यू नॉट n/i, और यही चीज है क्या, चुंबकीय क्षेत्र। इसी को कल भी निकाले थे। तो कल वाला मेथड क्या था, बहुत लंबा चौड़ा मेथड था, ये परीक्षा में पूछा जाता है। एम्पियर परिपथ के द्वारा, एम्पियर परिपथ के नियम के द्वारा आप किसी भी सोलेनाइड के परिनालिका के अक्ष पर बताइए कि चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले करना है क्या, कि इन बातों को मानना है, क्या, कि माना कि एक अनंत लंबाई की परिनालिका जिसका त्रिज्या उसके लंबाई की अपेक्षाकृत क्या होगा, बहुत छोटा होगा। आप ये भी मानिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर सोलेनाइड के अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है जिसे समानांतर एक समान दूरी वाले समानांतर रेखाओं द्वारा हम लोग क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। परिनालिका के बाहर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता और परिनालिका में फेरे एक दूसरे के बहुत ही निकट होते हैं, मतलब n का मान जो होगा प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या वो क्या होगी, बहुत अधिक होगी। इतना चीज को अगर आप मान लीजिएगा तो इसके बाद आएंगे कहां पर, डायग्राम पर। डायग्राम में भाई क्या माने कि एक परिनालिका है, ये अनंत लंबाई का है, मतलब इसके त्रिज्या के सापेक्ष इसकी लंबाई क्या है, बहुत अधिक है। इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान है जो ये नीली रेखा के द्वारा आपको दिख रहा है, और बाहर में जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है ये है कितना, 0। बात समझ में आया। क्या किए, एक रेक्टेंगल के जैसा हम लोग क्या किए, एम्पियर लूप का चयन किए,
और एम्पियर लूप का चयन किए तो ऐसा रेक्टेंगल है जिससे केवल एक फेरा पास कर रहे हैं। कितना? एक फेरा। एक फेरा पास कर रहे हैं तो एम्पियर सर्किटल लॉ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। और क्लोज लूप के लिए लगाते हैं एम्पियर सर्किटल लूप। तो क्लोज लूप मतलब ए बी सी डी ए मिलके एक क्लोज लूप बना रहा है। ये कितना? म्यू नॉट आई इनसाइड के बराबर में, और आई इनसाइड किसके बराबर में होगा? आई के बराबर में। क्यों? कि एक ही फेरा इससे गुजर रहा है। अगर दो फेरा गुजरता तो 2i, तीन फेरा गुजरता तो 3i। बात समझ में आ रहा है? अब देखो ध्यान से कि हम इसी पूरे इंटीग्रेशन को हम क्या किए? चार भाग में तोड़ दिए, चार अलग अलग साइड में। ए से बी तक एक बार किए, बी से सी तक एक बार, सी से डी तक एक बार, और डी से ए तक एक बार। ए से बी तक किए तो 0 आ गया। क्यों? कि ए बी लाइन जो है वो बाहर है, और बाहर में बी का मान ही 0, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? बी डॉट डी एल बी से सी तक में, तो देखो बी से सी तक में ये नीचे और चुंबकीय क्षेत्र इधर, एक दूसरे के लंबवत। थीटा का मान कितना? 90 डिग्री। लेकिन आधा पार्ट इसका क्या है? सोलेनाइड के अंदर में, और आधा पार्ट सोलेनाइड के बाहर भी है। तो जो पार्ट सोलेनाइड के बाहर है तो चुंबकीय क्षेत्र 0 होने के कारण 0, और जो अंदर है वो 90 डिग्री पर है इसीलिए 0। तो टोटल ये भी कितना हो जाएगा? CD वाला पोर्शन देखो, तो CD वाला पोर्शन में देख रहे हैं क्या कि CD पोर्शन पूरा का पूरा चुंबकीय क्षेत्र में है, अंदर है, और चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में ही है। तो थीटा बराबर कितना हो गया? 0 डिग्री। यहां से बी डॉट डी एल निकालेंगे, बी डी एल कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का मान कितना? 1, यानी कि हो जाएगा बी डॉट डी एल। अब अंदर में हमेशा चुंबकीय क्षेत्र कैसी है? एक समान है। एक समान है तो कांस्टेंट मतलब बी आ गया, बी डॉट डी एल। और यहाँ पर देखो कि यहाँ पर देखो इस चौथे वाले के कारण इसमें भी आधा पोर्शन बाहर है और आधा पोर्शन कहाँ है? तो जो बाहर है वहां तो चुंबकीय क्षेत्र 0 है इसीलिए बी डॉट डी एल 0 हो गया, और जो अंदर है वो लंबवत है, तो लंबवत है इसीलिए आधा 0 हो गया। मतलब कुल मिला के ये भी कितना हो गया? 0। कुल मिला के ये भी कितना हो गया? 0। अब अपने पास एम्पियर सर्किटल लॉ ये चीज कह रहा है, सबका वैल्यू रखे, पहला 0, दूसरा 0, तीसरा बी इंटीग्रेशन डीएल, चौथा 0 म्यू नॉट आई के बी इंटीग्रेशन डीएल म्यू नॉट आई के बराबर में डीएल का इंटीग्रेशन कितना? अब हम तुमको क्या बोले कि एल लंबाई से कितना फेरा गुजर रहा है? एक फेरा। तो एक लंबाई से कितना गुजरेगा? और एक लंबाई से जो गुजरता है इसी को क्या बोलते हैं? एन बोलते हैं। तो 1/L के जगह इसी में क्या किए? एन रख दिया, और निकल के कितना आ गया? ये म्यू नॉट एन आई के बराबर में। और यही चीज हम लोग पिछले दिन एनालिटिकल मेथड से भी पूछे थे। तो यहाँ से सब्जेक्टिव में पूछेगा तो 5 नंबर में ये पूरा पूछेगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव में क्या क्या पूछ सकता है ये देखो, तुमको कह देगा कि आदर्श परिनालिका के बाहर में चुंबकीय क्षेत्र होती है, 4 ऑप्शन दे देगा। अंदर में चुंबकीय क्षेत्र होती है, ऐसा ऐसा 4 ऑप्शन दे देगा। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसा ऐसा 3-4 क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है। लॉन्ग आंसर में कभी कभी पूछता है, पिछले कई दिनों से नहीं पूछा गया है इसीलिए, और आसान भी बहुत है, तो आप याद रख सकते हैं इस चीज को, है ना। परीक्षा साल में एक ही बार होता है, नहीं मतलब पिछले कई दिनों से नहीं पूछा है, इसका मतलब पिछले कई वर्षों से नहीं पूछा है। बात समझ में आ रहा है? तो इसीलिए ध्यान में रखिएगा। देखिए आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में अच्छी बात यह है ना कि 6 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5-5 नंबर के, और उसमें से कोई 3 आपको बनाना रहता है। तो अरे नहीं हो पढ़ेगा ना तो गलतियों से 3 गो लहिए जाएगा। तुम देखना लास्ट के क्लास में जब रिवीजन करवा रहे होंगे ना क्रैश कोर्स, गिनती से तुमको 10 क्वेश्चन बताएंगे लॉन्ग क्वेश्चन, और उसी में से 10 में से 6 का 6 आना है, और उसमें से तेरे को केवल 3 ही बनाना है। बात समझ में आ रहा है? क्या सर वही पढ़ाइए ना, क्या फालतू में इतना माथा दर्द दे रहे हैं, है ना। तो देखिए सब कुछ का एक अपना समय होता है, ऐसे नहीं पढ़िएगा ना तो वहां रिवीजन में हम इतना करके नहीं दिखाएंगे, यहाँ तक लिखेंगे, चलो आगे का काम घर से करके आना, तब होता है रिवीजन। ये भरोसे अगर रहिएगा कि गुरुजी पका पकाया खिचड़ी लाएंगे, सबको पत्ता देंगे और उस पर थोड़ा थोड़ा प्रसाद बांटते जाएंगे, तो वो नहीं होता है। समझ रहे हैं बात? रिवीजन का मतलब केवल रिवीजन होता है क्या कि हम आपको टॉपिक बस याद दिलवाते जाए, कॉन्सेप्ट याद दिलवाते जाए, काम आपको करना है, उस पर 10 ऑब्जेक्टिव 2-4 सब्जेक्टिव हम करके दिखा देंगे, तब होता है रिवीजन। और अगर कोई बच्चा चाहेगा, सुनिए, कि हम पूरा साल घर पे बैठे रहें और आ करके क्रैश कोर्स करके समझ जाएं, तो उसके बाप का दिन नहीं है कि समझ जाएगा। लेकिन फिर भी उसको हम लोग वापस नहीं भेजते हैं। क्यों? कि भाई अपने पेट का सवाल है, भेज कैसे देंगे, है ना।
क्लास में बैठो, अच्छा अच्छी बात यह है कि उससे पूछोगे कि तेरे को समझ में आया, तो कहेगा हाँ समझ में आया। समझ में आ रहा है, जबकि हम भी जान रहे हैं और वो भी जान रहा है कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। समझे? इतना समझ में आया? अब देखिए एक बहुत ही आसान सा टॉपिक है, अपने पास 10 मिनट का समय है, 10 मिनट में इसको कंप्लीट कर देंगे। इसी सोलेनॉइड को सिलेबस में नहीं है तेरे में, एनसीईआरटी में, मैं इसीलिए एनसीईआरटी मांगा था, ठीक ना, जिसको बोलते हैं क्या, टोराइड। हाँ कहाँ पे है एनसीईआरटी में? अभी कहाँ दिखा हमको? पुराना वाला तुम्हारा बुक होगा तो, नया है? हम फोन वाले में देखें तो फोन वाले में नहीं है। चलिए खैर छोड़िए, है या नहीं है, हम लोग पढ़ते हैं। देखिए अगला टॉपिक है क्या आपका, अगला टॉपिक है आपका टोराइड, ठीक ना। और ये टोराइड क्या होता है ये जरा सा देखो, ध्यान से देखो। टोराइड क्या होता है जो जरा सा ध्यान से देखो। टोराइड के लिए आप क्या करिए, तो टोराइड के लिए आप सोलेनॉइड को दोनों तरफ से पकड़ लीजिए, सोलेनॉइड को दोनों तरफ से पकड़ के क्या करिए, फोल्ड कर दीजिए सर्कल के जैसे। तो टोलेनॉइड को जब आप सोलेनॉइड को पकड़ के सर्कल के जैसे दोनों तरफ से आप फोल्ड कर दीजिएगा, तो आपको जो दिखेगा वो यहां से एक तार आप इसमें घुसाइएगा और ऐसे करके लपेटते हुए आप बढ़ जाइए आगे। आपको नहीं लग रहा है कि सोलेनॉइड ही मुड़ा गया है सर्कल के जैसे? लग रहा है ना। तो जब सोलेनॉइड को इस सर्कल के जैसे आप मोड़ दीजिएगा तो आपका बन जाएगा क्या, टोराइड। बात समझ में आया? हाँ अच्छा चलिए ठीक है, अच्छा टोराइड बन गया है, चलो ईश्वर का कृपा है। ध्यान दो अब देखो, अगर इधर से बेटा इसमें करंट आई डालोगे तो ये करंट आई क्या होगा, घूमते 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 फिर इधर से क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो आप सीधे जानिए क्या कि टोराइड का अगर आपको बोला जाए परिभाषा लिखने के लिए, तो आप बोलिएगा कि एक परिनालिका को पकड़ना है और पकड़ के इसको क्या करना है, वृत्त के जैसे मोड़ के दोनों सिराओं को मिला देना है, तो बन जाएगा क्या, टोराइड। अब देखिए, हाँ ऐसे ही लिख देंगे, समझ में आ रहा है? और नहीं तो दूसरा तरीका क्या है लिखने का, ये सोचो। कहोगे क्या कि एक कुचालक वृत्तीय जो है सो बेस लेंगे और उस वृत्तीय बेस पे आप क्या करेंगे, तार लपेट देंगे, बन के तैयार हो गया क्या, टोराइड। कैसे भी लेकिन लिख लीजिएगा। बात समझ में आ रही है? हमको लिखने नहीं आता है, सिंपल सा बात। हम टोराइडो लग रहा है कि गलती है लिखे हैं, लेकिन ये वाला सही है। समझ गया ना? अच्छा नहीं नहीं बेटा, इसको घर से लिख के आना है, ठीक ना। चलिए लीजिए, चलिए इसको क्या करना है ना, ये हो गया क्या तुम्हारा, टोराइड। अब देखो काम की बात क्या है इसमें, ये देखो परीक्षा में कभी नहीं पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो बस काम का बात याद रखो। अब देखो कि इस टोराइड में 3 रीजन है, ध्यान दीजिएगा। टोराइड का जो है सो ये वाला पोर्शन आपका कहीं केंद्र होगा और टोराइड की त्रिज्या ये दी रहेगी कितनी, आर। और टोराइड का जो ये मोटाई है, इसका व्यास, टोराइड का व्यास, ये वाला जो व्यास है यहां से यहां तक, ये मान लीजिए दिया हुआ है कितना, और यहां से करंट बह रहा है कितना, आई। तो आपको कहेगा क्या कि इसका 3 पोर्शन है, एक इस रीजन में, एक टोराइड के बीच में और एक टोराइड के बाहर में। टोराइड के अंदर, टोराइड के बीच में किसी बिंदु पर, और टोराइड के बाहर। बात समझ में आ रहा है? इस 3 पॉइंट पर आपको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। आप मान लीजिए कि इस टोराइड को हम बीचों बीच काट दिए, इस टोराइड को क्या किया हम बीचों बीच काट दिए, जैसे सोलेनॉइड को काटे थे। तो सोलेनॉइड को काटे थे तो ऐसा बना था, यहां पर डॉट और यहां पे इसी को मोड़ के ऐसे गोल बना दोगे, तो बाहर वाले एज पे डॉट हो जाएगा, अंदर वाले एज पे क्या हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? चलो जब बात समझ में आ रही है तो इसी को क्या किए भैया, इसी टोराइड को अब हम काट दिए, और काट करके जो ये टोराइड दिखने लगा, काटने के बाद जो ये टोराइड दिखा, ये टोराइड दिखेगा कुछ ऐसा, देख लो ये टोराइड दिखेगा कुछ ऐसा। चलो अब देखो कि ये टोराइड दिखेगा कैसा, जो जरा सा ध्यान देना, ये टोराइड दिखेगा कैसा, जरा सा ध्यान देना, ये ऐसा। अब देखो कि इसमें मान लीजिए कि जो इस पॉइंट है, इस पॉइंट से करंट आ रही है किधर की तरफ, बाहर की तरफ। इस पॉइंट से करंट आ रही है किधर की तरफ, देखो ऐसे घुसेगा नीचे से और ऊपर से किधर निकलेगा, फिर ऐसे घुसेगा फिर ऊपर से किधर निकलेगा, फिर ऐसे घुसेगा ऊपर से किधर निकलेगा। तो ऊपर से हमेशा किधर निकल रहा है, बाहर। तो बाहर को किस चीज से दिखा रहे हैं, डॉट से। और नीचे वाले जो बीच वाला जो सर्कल है, इस बीच वाले सर्कल से करंट किधर घुसेगा, अंदर घुसेगा। तो अंदर वाले चीज को हम लोग कैसे दिखाएंगे, मतलब इधर से घुस रहा है किधर की तरफ, क्रॉस।
इधर से घुस रहा है करंट किधर, क्रॉस। अब ध्यान देना कि जब जब हम लोग बात करेंगे क्या, जब हम लोग बात करेंगे क्या कि टोराइड के अंदर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, टोराइड के अंदर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो देखिए जब आपसे पूछा जाए क्या, जब आपसे पूछा जाए कि टोराइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का अगर आप बात करेंगे तो मान लीजिए कि ये है टोराइड का केंद्र और इस बिंदु P पर आपको क्या कह रहा है कि हमको बताओ कि चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। ध्यान देना है, हमको एम्पियर का परिपथीय नियम लगाना है। एम्पियर का परिपथीय नियम लगाने के लिए सबसे पहला काम क्या है, एम्पियर लूप चुनना। तो एम्पियर लूप चुनने के लिए तुमको क्या कहा गया है कि एक ऐसा लूप चुनो जो बी पॉइंट से गुजरे, सिमेट्रिक हो और पास भी करे। ये क्या हो गया तेरा, ये हो गया क्या तेरा एम्पियर लूप। अब एम्पियर्स सर्किटल लॉ क्या कहता है, अब एम्पियर्स सर्किटल लॉ कहता है क्या, अब एम्पियर्स सर्किटल लॉ कहता है क्या कि एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है कि बेटा इंटीग्रेशन म्यू नॉट बी डॉट डीएल जो होगा वो किसके बराबर में होगा, म्यू नॉट टाइम्स आई इनसाइड के बराबर में। जरा सा देखो तो इस एम्पियर लूप के अंदर में कोई करंट है क्या, अंदर भी जा रहा है तो एम्पियर लूप से बाहर, और बाहर भी आ रहा है तो एम्पियर लूप से, मतलब आई इनसाइड का वैल्यू 0 हुआ। इसका मतलब सीधे सीधे बी कितना हो गया, कैलकुलेशन करने की जरूरत है, नहीं ना जरूरत है। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर आपसे कहे कि टोराइड के सतह के बाहर, ठीक ना, आपसे क्या कहे कि सतह के बाहर, ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कहे क्या सतह के बाहर, एकदम ध्यान से सुनो, सतह के बाहर मान लो क्या पॉइंट पी है यहाँ पर, सतह के बाहर पॉइंट पी है कहाँ पर, यहाँ पर। अब ध्यान देना कि पॉइंट पी है बाहर दोस्त, तो जो तुम एम्पियर लूप बनाओगे ये एम्पियर लूप बनेगा कुछ ऐसा, ये बनेगा क्या तुम्हारा एम्पियर लूप बनेगा बाहर के लिए। अब ध्यान देना कि फिर से जब तुम लगाओगे क्या इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल बराबर, बी डॉट डीएल बराबर कितना, म्यू नॉट टाइम्स आई इनसाइड। अब जरा सा देखना ध्यान से कि सारा का सारा करंट इस बार एम्पियर लूप के अंदर में है लेकिन विपरीत दिशा में है। जितनी करंट बाहर आ रही है उतनी ही करंट फिर से, तो अगर बाहर वाले को पॉजिटिव मानेंगे तो अंदर वाला, और कुल सम कितना, इस बार भी कुल सम कितना हो गया, अरे भाई जितना बाहर आएगा उतना ही अंदर जाएगा, जितना बाहर आया उतना ही अंदर गया, कुल कितना हो गया, बाहर वाले को पॉजिटिव मानोगे अंदर वाला कितना हो जाएगा, मतलब फिर भी जो आई इनसाइड कितना हो गया, आई इनसाइड का वैल्यू 0 हो गया, मतलब बी बराबर कितना हो गया 0। यहां पर हुआ क्या, तो यहां पर जो आई इनसाइड है ये बराबर आई आउटवर्ड जितना करंट बाहर आया माइनस आई इनवर्ड करोगे जितना करंट अंदर गया। तो आई आउटवर्ड और आई इनवर्ड दोनों बराबर है, मतलब आई इनसाइड कितना हो गया, जितना करंट बाहर आ रहा है उतना ही फिर से अंदर जा रहा है, जितना बाहर आ रहा है उतना ही फिर से अंदर जा रहा है, कुल करंट कितना हो गया 0। अब देखिए कि अब बीच में निकालने की बारी है, अब क्या है निकालने की बारी बीच में। तो अंदर और बाहर 0 होने का एक ही कारण रहा क्या कि आई इनसाइड का मान क्या हो गया, तो अंदर वाले में तो साफ साफ दिख रहा है कोई करंट नहीं है, बाहर वाले में भी साफ साफ दिख रहा है कि जितना बाहर आ रहा है उतना ही अंदर, मतलब जितना पॉजिटिव उतना ही, तो कुल धारा का मान कितना हो जाएगा 0। तो कुल धारा का मान हो गया 0, इसीलिए सतह के बाहर भी B इक्वल टू कितना हो गया 0। लेकिन अगर बात किया जाए क्या कि टोराइड के बीच में, अगर बात किया जाए क्या कि टोराइड के बीच में, टोराइड के बीच किसी बिंदु पर, जब बात करिएगा टोराइड के बीच किसी बिंदु पर, तो आप ध्यान दीजिएगा कि एक टोराइड हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। टोराइड रहेगा कुछ ऐसा, इसके अंदर एक सर्कल रहेगा कुछ, इसके अंदर का एक सर्कल रहेगा कुछ ऐसा, ठीक ना, इसके अंदर का एक सर्कल रहेगा कुछ ऐसा, मान लो ये, ठीक है। अब ध्यान देना, सुनो ध्यान दो। अब देखो कि इसमें कह रहा है क्या कि बाहर आ रहा है करंट यहां से, ठीक ना, और अंदर जा रहा है करंट कहां से, नीचे वाले से। तो नीचे वाले से करंट आ रहा है तो ये तो पता है भैया कि इधर से अंदर जा रहा है, और ऊपर वाले से करंट किधर आ रहा है, बाहर आ रहा है। अब इस बार जो पॉइंट पी कह रहा है वो क्या कह रहा है, टोराइड के अंदर है। तो टोराइड के अंदर होने का मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट पी है अपना, ये पॉइंट पी कहीं पर इधर है, जो पॉइंट पी है अपना वो पॉइंट पी कहीं पर इधर है। अब देखिएगा कि अब जो हम लोग एम्पियर्स लूप बनाएंगे वो एम्पियर्स लूप बनेगा कैसा, कुछ ऐसा। और इसमें आप ध्यान से देखेंगे, इसमें आप अगर ध्यान से देखेंगे
तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए आधा करंट लूप के अंदर में है और आधा करंट लूप के बाहर में है। बात समझ में आ रहा है? आधा करंट लूप के अंदर में और आधा करंट लूप के बाहर में है। इस लूप की त्रिज्या आपको दी हुई है कितनी, आर, और यहां से यहां तक की जो लंबाई दी हुई है आपको ये कितना, डी। और ये ध्यान रखिएगा कि इसमें भी कहेगा क्या कि अगर आदर्श टोराइड है, अगर आदर्श टोराइड है, तो अगर आदर्श टोराइड है इसका मतलब इसका जो डी होगा ये बहुत छोटा होगा इसके रेडियस के रिस्पेक्ट में। बात समझ में आ रहा है? मतलब इस आर के सामने में इस डी की कोई औकात नहीं है, तो आर ही मान के चलेंगे इस पॉइंट पी का डिस्टेंस। अब देखिए कि अब जब एम्पियर सर्किटल लॉ लगाइएगा तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहेगा, बी टाइम्स इंटीग्रेशन डीएल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स कितना, आई इनसाइड, कितना, म्यू नॉट टाइम्स आई इनसाइड। अब ध्यान देना कि ये एम्पियर लूप यहां से यहां तक आर है, तो यहां से यहां तक भी हम लोग कितना मान के चलेंगे, आर ही, क्योंकि आदर्श टोराइड के लिए डी और आर में बहुत का फर्क नहीं है। बात समझ में आ गया? अब देखिए कि यहां से हमको ये बात पता है कि जरा सा भाई साहब यहां पर हम चुंबकीय क्षेत्र का बात करें तो करंट जा रही है अंदर, करंट जा रही है किधर, यहां से अंदर। मैं 4 उंगली घुमाऊंगा ऐसे, मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र का दिशा बनेगा ये कैसे, टेंजेंशियल, टेंजेंशियल बनेगा। और यहां पर देखो कि लूप का डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में मानेंगे करंट के अनुसार ही। थीटा का मान कितना हो जाएगा, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो जब थीटा बराबर 0 डिग्री लोगे तो इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल को, बी डॉट डीएल को कितना लिखोगे, बी डीएल कॉस कितना डिग्री, 0 डिग्री बराबर म्यू नॉट, और आई इनसाइड में ध्यान देना कि इसमें जितने फेरे हैं उतने बार करंट आई अंदर जाएंगे। तो मान लीजिए कि टोराइड में जो आपका टोराइड है, इस टोराइड में जो आपके फेरों की संख्या है, फेरों की संख्या है, ये फेरों की संख्या कैपिटल एन है। तो ध्यान दीजिएगा इस टोराइड का लंबाई कितना हो जाएगा, 2 पाई आर के बराबर में। तो 2 पाई आर लंबाई में कितने फेरे, एन फेरे। तो ये ध्यान दीजिएगा कि 2 पाई आर फेरा में कितना है, एन फेरा है। तो एक में कितना हो जाएगा, एन बाई 2 पाई आर, और एक में जितना होता है उसी को कितना बोलते हैं, स्मॉल एन, एन बाई 2 पाई आर, है ना। तो एन फेरा है, इसका मतलब करंट एन बार अंदर जाएगा। तो इस बार जो आई इनसाइड हो जाएगा, फेरों की संख्या एन है, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका आई इनसाइड होगा, ये आई इनसाइड बराबर कितना हो जाएगा, एन इंटू कितना, आई के बराबर में। इतनी बातें तो समझ में आ रही है? अब देखो ध्यान से कि बी डी एल कॉस 0 डिग्री को कितना लिखोगे, इंटीग्रेशन बी डी एल बराबर म्यू नॉट टाइम्स आई इनसाइड ही अभी रहने दो, ठीक ना, इधर भी क्या रहने दो, आई इनसाइड ही। बी कांस्टेंट होगा, बाहर आ जाएगा, बी कांस्टेंट हुआ, बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इस बार कितना लिखोगे, 2 पाई आर। क्यों कि ये जो डीएल यहां पर कटा है ये एक्चुअली पूरा का पूरा एम्पियर लूप का लंबाई होगा, और एम्पियर लूप का लंबाई कितना हो जाएगा, 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड कितने के बराबर में, एन आई के बराबर में। अब इस 2 पाई आर को इधर भेजो तो बी बराबर हो जाएगा कितना, म्यू नॉट एन आई बाई कितना, 2 पाई आर। ध्यान से देखिए तो b इक्वल टू म्यू नॉट को म्यू नॉट रहने देते हैं, म्यू नॉट को म्यू नॉट रहने देते हैं, n बाई 2 पाई आर को ऐसे लिखते हैं और i को ऐसे ही रहने देते हैं। आप देखिए ध्यान से कि n बाई 2 पाई आर स्मॉल n के बराबर में है, तो स्मॉल n के बराबर में, तो फिर से b इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा, म्यू नॉट n i के बराबर में। सर ये तो वैसा ही है जैसा सोलेनॉइड के कारण आया था। तो सोलेनॉइड और टोराइड में कोई फर्क नहीं है, इसमें भी आदर्श टोराइड रहेगा। तो आपको खाली ये मान के चलना है कि डी जो है सो आर से बहुत, और इसके अंदर में भी हर जगह एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनता है जिसको कॉन्सेंट्रिक वृत्त के द्वारा दिखाया जाता है। तो कॉन्सेंट्रिक वृत्त देखो हर जगह टेंजेंशियल बनेगा, हर जगह टेंजेंशियल, हर जगह टेंजेंशियल मतलब कैसा, वृत्ताकार। तो इसके अंदर में जो तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, ये चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा ये देख लो। इसके अंदर में जो तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, ये चुंबकीय क्षेत्र बनेगा कैसा, ये देख लो जरा सा कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, ये चुंबकीय क्षेत्र बनेगा कैसा, ये जरा सा देख लो कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा तुम्हारा, ये मान लो कि ये है क्या, टोराइड का अंदर बाहर वाली कहानी। ये टोराइड की है अंदर बाहर वाली कहानी, इधर से डॉट में आ रहा है और इधर से क्रॉस में करंट अंदर जा रहा है, पूरा नहीं बना रहे। तो इसके अंदर में जो आपका चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, इसके अंदर में जो आपका चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, ये चुंबकीय क्षेत्र जो आपको दिखेगा, ये चुंबकीय क्षेत्र कैसा दिखेगा ये देख लीजिए। ये जो चुंबकीय क्षेत्र आपको दिखेगा
ये चुंबकीय क्षेत्र दिखेगा कुछ पहला वाला ऐसा, फिर दूसरा वाला कुछ सेम ही हो गया, इसको डिलीट करो, फिर एक और बनाओ। यार इतना एक्यूरेट हाथ कैसे है भाई, थोड़ा सा बड़ा बन जा, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया होगा। ठीक है, इस तरीके से एक और बन जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसी को थोड़ा सा खींचते हैं। चलिए मान लीजिए अब, ठीक ना। और इसका जो दिशा होगा, ये दिशा कैसे, ऐसे, इस तरीके से अंदर में चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, बाहर में इसके भी कोई चुंबकीय क्षेत्र, और इस बीच में भी कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। तो ये चीज का ध्यान रखना है हमेशा कि इस बीच में भी जो है ये आर, तो यहाँ भी बी बराबर कितना है, यहाँ पर भी बाहर में बी बराबर कितना है, लेकिन इस अंदर में एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, कितना, बी बराबर म्यू नॉट एन आई के बराबर में। मतलब इसका भी जो चुंबकीय क्षेत्र डिपेंड करेगा वो किस चीज पर, कि इससे होकर के धारा कितनी बह रही है, फेरे कितने नजदीक नजदीक है। यहाँ पर ये टोराइड और सोलेनोइड की कहानी होती है आपकी समाप्त। इसको थोड़ा ठीक ठाक से लिख लीजिएगा। टोराइड में ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है अंदर बाहर करके, ठीक ना, बीच में भी पूछ सकता है, ठीक ना, और ये भी पूछ सकता है कि किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो दो ही चीज, एक तो करंट पे और दूसरा फेरों की संख्या पे, कि प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या जितनी अधिक रहेगी चुंबकीय क्षेत्र उतनी अधिक होगी, और धारा जितनी अधिक बहेगी चुंबकीय क्षेत्र भी उतनी अधिक होगी। ये बहुत आसान चीज था एम्पियर सर्किटल लॉ से आज का ये दोनों चीज। तो अब बताओ कल वाला डेरिवेशन याद रखोगे म्यू नॉट एन आई की, ये आज वाला? आज वाला, कल वाला बस खाली देखने के लिए था कि देखिए कि एनालिटिकली कैसे होगा। अब फिर अगर फेनाइट लेंथ का दे दिया सोलेनोइड, जो कंपटीशन में पूछता है जेई नीट में, अब निश्चित लंबाई का दे देगा, आदर्श सोलेनोइड नहीं रहेगा, तो फिर कल वाली कहानी ही लगानी पड़ेगी तुमको, म्यू नॉट एन आई बाई टू कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। समझ में आया? तो ये चीज करके आप लोग करके आइएगा। फिर मिलेंगे हम लोग अगले दिन। अगला कॉन्सेप्ट, अब हम लोग टोराइड का, सोलेनोइड को पकड़ के वृत्ताकार आकार में मोड़ देंगे, बन गया टोराइड। जाकर के किताब थोड़ा सा पढ़ बेटा, ठीक ना, फायदा करेगा। हर चीज टीचर के भरोसे क्यों रहता? तो अब तो परिभाषा नहीं लिखेंगे, अब सीधे परिभाषा को उम्मीद करिए हमसे ऑप्टिक्स में। समझ में आ रहा है? अब ऑप्टिक्स में भी उतना परिभाषा नहीं लिख पाएंगे। घर पे जाइए, किताब पढ़िए, परिभाषा लिखिए, यहाँ बोल के निकल जाएंगे या 2-4 लाइन लिख के निकल जाएंगे। नहीं दिक्कत होगा, टेंशन नहीं लो, नहीं दिक्कत होगा।